नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। बहुत सारी खबरें हैं, राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खबरें। डोनाल्ड ट्रंप की भारत को नई धमकी भी है, वेनेजुएला को लेकर यूनाइटेड नेशन की आपात बैठक भी है। ये तमाम खबरें हैं, इस पर करेंगे चर्चा। अजीत द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर आप दोनों का। लेकिन सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की। वो कटिया लगाकर बिजली चोरी करने वाली खबरें तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन खबर ऐसी है कि आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ कटिया लगाकर बिजली चोरी नहीं हो रही उत्तर प्रदेश के संभल में, पूरा का पूरा पावर स्टेशन बना दिया है। मिनी पावर स्टेशन से घरों को बिजली की सप्लाई की जा रही है। पूरी खबर आपको बताती हूं। उत्तर प्रदेश के संभल में कल अवैध मस्जिद और मदरसे के खिलाफ एक्शन हुआ। आज प्रशासन ने बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। सुबह सुबह संभल के डीएम और एसपी के नेतृत्व में बिजली विभाग और पुलिस की टीम ने छापा मारा तो हैरान करने वाला नजारा था। देखें जरा तस्वीर। एक मकान में तारों का जाल, और तारों का जाल ऐसा कि कई घरों में बिजली की सप्लाई एक मकान से हो रही है। ये मकान नहीं, ये दरअसल मिनी पावर स्टेशन है। यहां पर कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। घर से मिनी पावर हाउस चल रहा था। 40-50 घरों में अवैध रूप से बिजली की सप्लाई की जा रही थी। राजस्व की तो सीधी सीधी चोरी है। घर के बाहर बहुत सारे सीसीटीवी लगाए गए ताकि अगर छापे पड़े तो इसकी पहली भनक मिल जाए। और ये शातिराना तरीके से सीसीटीवी कैमरा लगा दो कि जैसे कोई छानबीन पड़ताल करने के लिए आए, पहले से ही भनक लग जाए। लेकिन छापा तो एकदम सुबह सुबह, बीच रात आप समझ लीजिए या फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग समझ लीजिए, तब जाकर पड़ा है। अब कार्रवाई के दौरान घर में 75 साल के शख्स आसिफ मिले, लेकिन उनके बेटे गायब थे। 75 साल के बुजुर्ग हैं आसिफ। आप यूं कह सकते हैं कि अरे लीजिए, एक बुजुर्ग जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, उनके बेटे कहाँ हैं, उनकी तलाश क्यों नहीं हो रही, बुजुर्ग को परेशान किया जा रहा। और ये जो पूरा का पूरा परिवार मिलकर राजस्व की चोरी कर रहा था, उसका क्या? पहले जरा हमारे संवाददाता ने जब ये छापा पड़ रहा था वहां से पूरी रिपोर्ट तैयार की है, आप देखें। संभल के राय शक्ति इलाके के अंदर इस वक्त संभल पुलिस साथ ही बिजली विभाग छापेमारी कर रहा है। राय शक्ति इलाके के अंदर एक घर में मौजूद है जहां पर प्रॉपर बिजली की चोरी की जा रही थी। आसिफ नाम के शख्स का घर है। आप देखिए, जो तार से चोरी की जा रही थी उसको इस वक्त बिजली विभाग के लोग काट रहे हैं। पूरी तरीके से बाहर जो खंबे लगे होते हैं उनसे चोरी की जा रही थी। कुछ लोग बिजली विभाग के लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाजुल है। मैं राय शक्ति बिजली घर पे था। अब मेरा ट्रांसफर संभल बिजली घर कर दिया गया था। हम पिछली बार मॉर्निंग रेट हुई थी चेक इन में, इनका मीटर जा चुका था। उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट केबल डालकर चोरी करते हैं डायरेक्ट। ये बताइए जरा, आप मेरे साथ यहाँ पर आइए बालकनी में और समझाइए कि किस तरीके से चोरी हो रही थी। हाँ, ये जो पोल है, ये इस आपको सामने ये खंबा नजर आ रहा है, बिजली का खंबा, वहां पर डायरेक्ट तार डाली जाती थी और तार डाल के इस पूरी बिल्डिंग के अंदर बिजली की चोरी चलाई जा रही थी। ये देखिए, कुंडे बना के डाल के चलाते हैं खुद। इनका मीटर जा चुका है पहले। हाँ। बिजली चोरी में ही जा चुका है। अच्छा, ये कुंडे बनाकर आप देखिए। तो ये देखिए, इस तरीके से तार के कुंडे बना के उनको ये जो खंबा है वहां पर लगाया जाता था और इनका मीटर जा चुका है। बिल्डिंग की चोरी की जाती थी। और पहले भी जो आसिफ नाम का शख्स है जो कि इस घर का मालिक है, उनके मीटर को बिजली विभाग ले जा चुका है चोरी के आरोप में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कटिया डालकर चोरी की जा रही थी। इस पूरी बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग के अंदर चोरी। हाँ, पूरी खबरें चलानी है। अब संभल में जिस घर में एक्शन हुआ वहां पहले भी बिजली की चोरी के आरोप में एक्शन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से बिजली चोरी हो रही थी। घर में चोरी की बिजली से ही हीटर चल रहा है, गर्मी है तो एसी चल रहे हैं, गर्मी है तो कूलर चल रहे हैं, सर्दी है तो गीजर चलाओ, हीटर चलाओ, जो चलाओ, सब कुछ इसी चोरी की बिजली से हो रहा था। मकान मालिक आसिफ का कहना यह है कि उन्हें बिजली चोरी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं। अरे अरे अरे, इतने भोले हैं, गजब। पर इस घर के अंदर पुलिस ने छापा मारा है कि बिजली चोरी की जा रही है, बाहर बिजली के खंभों से चोरी करके खुलेआम यहाँ बिजली चलाई जा रही है। मुझे पता नहीं, मैं बीमार पड़ा हूँ कई महीने बता रहे हैं कि ना केवल यहाँ चोरी करते हैं बल्कि आसपास के घरों में भी चोरी की बिजली सप्लाई करते हैं। होगी। हाँ, आपके बेटे करते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है? जी, आपके बेटे चोरी करते हैं, कोई जानकारी नहीं है आपको कि बिजली चोरी की जा रही है?
हमारे बेटे झंडा डलवा रहे थे, पता ना क्या कराए उन्होंने। बेटे कहाँ हैं आपके? यहाँ ही कहीं होंगे या ये आपको खबर में ही पता चल गया। विनोद जी, कोई आज की चोरी तो है नहीं, लंबे समय से चोरी हो रही थी, पहले भी एक्शन लिया जा चुका है, और फिर इतनी चोरी का इतना मनोबल कैसे बढ़ जाता है? देखिए, इतनी बड़ी चोरी बिना स्थानीय स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकती। आप जरा से देखिए, आपका बिल अगर एक 10 दिन लेट हो जाए जमा करना तो बिजली काटने आ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक बार हम लोग स्लिप कर गया तो तीसरे चौथे दिन आ गई पूरी टीम बिजली काटने। फिर बाद में वाइफ ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने ऑनलाइन तुरंत जमा किया बिल, जबकि हर महीने हम लोग जमा करते हैं। तो मतलब कहने का कि ये, और यहाँ चल रहा है, धड़ल्ले चल रहा है, तो वहाँ जेई साहब क्या कर रहे हैं, एसडीओ साहब क्या कर रहे हैं, एक्सीएन साहब क्या कर रहे हैं, चीफ इंजीनियर साहब क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा अमला बिजली विभाग का है, ये तो अपराधी हैं ही चोरी के, लेकिन जो जिनकी जिम्मेदारी है निगरानी की, वो क्या कर रहे थे? इतना लंबा कि इतने कनेक्शन लगे हुए हैं, 40-40 मीटर लगे हुए हैं, वो सप्लाई हो रही है बिजली 50 घरों में। हाँ, 50 घरों में यहीं से बिजली सप्लाई हो रही है। तो बिना ये चोरी संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि ये एक्शन जो लिया गया है, अब कायदे से इनके ऊपर तो जो कार्रवाई कानूनी है होनी चाहिए। जो चेन है पूरी, जो अधिकारी अब तक पोस्ट रहे हैं वहां पर, उन पर भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अच्छा, योगी सिर्फ बिजली चोरी पर ही एक्शन नहीं ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने पब्लिक सेफ्टी के लिए भी एक अलर्ट जारी किया है। योगी की एक नई पाती है, वो भी आपको बता दें। योगी ने यूपी के लोगों को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने लोगों को डिजिटल अरेस्ट को लेकर सावधान किया है। योगी ने कहा है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। पुलिस या कोई सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल या व्हाट्सएप के जरिए अरेस्ट नहीं करती है, ना ही वो पैसे मांगती है। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपको अब सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सर, ये तो अजीत जी, इतनी खबरें आ चुकी हैं डिजिटल अरेस्ट को लेकर। कुछ दिनों पहले की एक खबर है, एक रिटायर्ड शिक्षिका अपने करोड़ों की संपत्ति स्वाहा करने जा रही थी इसी डिजिटल अरेस्ट के चलते, लेकिन वो तो बैंक मैनेजर का दिमाग रहा, उसकी चतुरता रही कि उन्होंने उसे बचा लिया। नहीं, देखिए, सावधान और सतर्क, चाहे कटियाबाज है चाहे डिजिटल अरेस्ट को लेकर के सरकार बहुत एक्टिव है। भारत सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, साइबर फ्रॉड डिवीजन है उसकी तरफ से बार बार लोगों को अपील की जा रही है। आप एफएम रेडियो पर सुनिए, अखबारों में देखिए, अब मुख्यमंत्री ने स्वयं लिख करके इसका मतलब कि ये एक बड़े खतरे के तौर पर उसको अंडरलाइन किया जा रहा है। और अभी कल की भी खबर है, कल भी एक डिजिटल अरेस्ट की खबर आई है। पता नहीं लोग कैसे इतनी चीज़ों से नहीं अवेयर रहते हैं। अब हम इन दोनों खबरों को मिला करके मीनाक्षी एक बात कह रहे हैं कि जितना फर्जीवाड़े का रैकेट हम इस देश में चलता है, और वो विनोद जी ने ठीक कहा कि वो फिर एजेंसीज की जिम्मेदारी है, जो निगरानी करने वाले लोग हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक नकली पुलिस स्टेशन पकड़ा गया था, नकली थाना बना लिया था लोगों ने, एक तहसीलदार का नकली कार्यालय मिला था। और आज खबर पढ़ी हमने, आज की खबर है आज, कि यूपीएससी बन गया कोई नकली। यूपीएससी के तरफ से मैसेज आए, व्हाट्सएप पर लोगों को कहा गया, और बिहार का एक लड़का उसमें फंस गया। उसकी ऑनलाइन परीक्षा हुई, उसका मेरिट लिस्ट मिला, और उसको लेटर भेज दिया कि आप ट्रेनिंग के लिए मसूरी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी पहुंचे। और वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ वहाँ पहुंच गया, उसे 30,000 रुपये की ठगी हुई। और उसी खबर में कि झारखंड में एक व्यक्ति को ऐसी आईपीएस बना दिया, 2 लाख रुपए की ठगी हो गई। आपकी इसी बात से मुझे याद आ गया, दिल्ली में भी तो एक ऐसी खबर आई थी कि एक नया राज्य देश ही बना देश दिया, बना लिया देश था, बना के और फिर उस उसकी एम्बेसी भी चला रहे थे। तो गाजियाबाद में, और वो सीडी नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं, और सब तामझाम है सारे। तो ये तमाम इस तरह के लोग फर्जीवाड़े करते हैं। इसमें पुलिस और इस तरह के फर्जीवाड़ा करने वालों के बीच डाल पात का खेल चलता है। अब वो पुलिस, ये जो बिजली वाली, मैं एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताऊं, छोटा सा बहुत। हमारे बचपन की बात है, हम लोग, एक सज्जन अचानक सीपीएमटी में सिलेक्ट हो गए, घोषणा हुई, जबकि वो इंटरमीडिएट में सप्लीमेंट्री में पास हुए थे, और किसी को भरोसा नहीं हुआ था हो गए। अब वो 4 साल तक बाकायदा सफेद कोट और आला डाल करके मेडिकल कॉलेज जाते रहे, और पूरा ग्रुप के साथ ऐसा लगता था वाकई सेलेक्ट हो गए। उनकी शादी तय हो गई। वो तो लकली लड़की का भाई जो था, कोई कजन था, वो ऑलरेडी कहीं मेडिकल कॉलेज में कर रहा था, तो उसने जब पता किया तो पता लगा टोटली फ्रॉड है। हाँ, तो ये बाद में ये इतना बड़ा ऐसा भी नहीं है कि सर फ्रॉड अभी का है, हमेशा चलता है। और ये जो संभल वाली घटना है, जो ये इसके जो बिजली वाली, इसका एक और पहलू है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। आमतौर पर जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है और सघन बस्तियां हैं, उनमें पुलिस और एजेंसीज नहीं जाती हैं, दूसरे जो, तो उसका लाभ उठा करके ऐसी सघन बस्तियों में बना लेते हैं, और इस ठगी के इस तरह का वो चलता है नेटवर्क। अच्छा, अब एक ऐसी खबर है जिस पर बवाल मचना तय है, क्योंकि इस खबर में नेहरू का एंगल है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर जो पहला हमला हुआ था उसके 1000 साल पूरे होने के मौके पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा है। उन्होंने एक लेख लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में लिखा है कि सोमनाथ मंदिर भारत की आत्मा का उद्घोष है। सोमनाथ की कहानी विनाश की नहीं बल्कि पुनर्निर्माण और साहस की कहानी है। बार बार हमले के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग है। अपने लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था और 11 मई 1951 में यह मंदिर फिर से भक्तों के लिए खोला गया। उस वक्त हुए समारोह का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि समारोह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्यादा खुश नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि समारोह में राष्ट्रपति और मंत्री शामिल हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस घटना से भारत की छवि खराब हो जाएगी। बात नई नहीं है, ये बात जो है वो इतिहास में दर्ज है, ये बात चर्चा में लाई भी जाती है अजीत जी। लेकिन चूंकि अब ये आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, 1000 वर्ष पूरे हुए हैं सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण पर, पुनर्निर्माण की बात और फिर उसमें नेहरू को एक बार फिर से निशाना साधना। तो वो ये आपने ठीक कहा कि पुरानी बात है और हर बार इसको याद किया जाता है, ये बताया जाता है। लेकिन अब इस पर अब आपने पहले ही कह दिया कि विवाद छिड़ेगा, पब्लिक डोमेन में जहाँ नहीं जाए हम लोग, लेकिन एक समय एक खास सच है ही। हाँ, मतलब वो एक समय एक खास परिस्थितियों में जो प्रधानमंत्री होता है उसको एक डिसीजन लेना होता है। तो उस समय नेहरू को लग रहा था कि आज़ादी के तुरंत बाद की बात और आज़ादी के समय जो तनाव है, जो हिंसा हुई है, उसके बीच में हम लोग को क्या कर रहे हैं। एक सेकुलर स्टेट हम बना रहे हैं तो स्टेट की क्या जिम्मेदारी है। लेकिन वही राष्ट्रपति गए तो प्रधानमंत्री रोक तो नहीं सके ना, राष्ट्रपति गए। ये एक खूबसूरती थी हम लोग के शासन व्यवस्था की भी और कांग्रेस पार्टी की भी कि हर विचारधारा के लोग थे। नेहरू अगर रोकना चाहते थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए। अब देखिए पटेल बनवाने वाले थे। तो ये सब ये होता रहता है, ये चीजें हुई हैं उस समय। अब स्थितियां इतनी बदल गई हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया, उद्घाटन भी किया। अब ये समय भी आ गया है। राहुल गांधी नहीं गए? नहीं, अभी तक नहीं गए हैं। तो ये वो कांग्रेस की ही परंपरा राहुल गांधी नहीं निभा रहे हैं। कांग्रेस के ही नेता होते थे, लोग जाते थे मंदिरों में, पूजा पाठ करते थे, जाते थे लोग। और अब उससे भी हम लोग 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। तो वो सरदार पटेल मंदिर बनवाने वाले थे, नेहरू को नहीं ठीक लगा। हाँ, नहीं बना रहे थे, नेहरू को ठीक नहीं लगा। यहाँ आपने जो अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र किया, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, प्रधानमंत्री वहां पर गए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उन्होंने किया, दोनों उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने किया, राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी नहीं गए। हम ये कह रहे हैं कि उस समय का एक था, मतलब अर्ली 50 आजादी के बाद। और अब सरकारें मंदिर बनवा रही हैं पैसा दे करके। 1000 करोड़ रुपए में बिहार में अभी माता जानकी का मंदिर बनेगा। हालांकि वो सब टूरिज्म से जुड़ जाता है। ममता बनर्जी बनवा रही है, ममता बनर्जी बनवा रही है, महाकाल का मंदिर बना रही है, दुर्गा आंगन बनवा रही है। तो अब ये एक तरह से ये पिछले 10-11 साल का फिनोमेनन है। वैसे राम मंदिर में राहुल गांधी नहीं गए तो नीतीश कुमार भी नहीं गए, चंद्रबाबू नायडू भी नहीं गए। ऐसा नहीं है कि खाली राहुल गांधी नहीं गए, बहुत सारे नेता नहीं। हम नेहरू के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में। वो तो कांग्रेस, देखिए वो तो नेहरू का एक सतत विचारधारा थी। कोई सेकुलर स्टेट है, सेकुलर स्टेट को धार्मिक मामलों से दूर रहना चाहिए। वो तो उनकी एक आइडियोलॉजिकल लाइन थी और उसको कभी छिपाया भी नहीं नेहरू ने। नहीं छिपाया। कोई ऐसा भी नहीं कि चोरी छिपे किया हो। और उस समय की जो परिस्थितियां थी, देश चूंकि बटा था, इसीलिए हिंदू कोड बिल को लेकर के जो है विवाद हुआ था। जब नेहरू ला रहे थे उसको और अम्बेडकर उसको थोड़ा डिले करना चाहते थे, लेकिन बाद में तो ये सब चीज़ें जो है उस तत्कालीन परिस्थितियों में थी। ठीक है, आज ऐतिहासिक परिस्थितियों का विश्लेषण करिए तो आप उसमें अपने हिसाब से राजनीतिक निर्धारण निकाल लीजिए। और आगे आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद जब आज के काल का विश्लेषण होगा तब तत्कालीन जो सरकार होगी वो निकालेगी। हाँ, ये समय परिस्थिति इसका मामला है। लेकिन पिछले 11-12 साल में जो राजनीति बदली है, वो हम एक हिंदू वोट की एक ताकत जिसको पहले फॉर गारंटेड लोग लेते थे, अब उसको एड्रेस करना मजबूरी हो गई है। पहले हिंदू वोट को लेकर के कोई मंदिरों में जाना या मंदिर बनवाना या पूजा पाठ करना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता था जितना मुस्लिम त्योहारों के आयोजन का होता था। ईद की है, इफ्तारी हो रही है, रोजा हो रहा है, ये सब होता था। सारी चीज़ों को बड़े प्रचारित किया जाता था और हिंदू धर्म की चीज़ों को उतना प्रचार नहीं मिलता था। अब ये पिछले 10-11 साल में इस सरकार के आने के बाद की एक ताकत है कि अब सरकारें मंदिर बनवा रही हैं, चाहे टूरिज्म के नाम पर बनवाएं, लेकिन सरकार पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ जी का मंदिर बनवा रहे हैं। बिल्कुल, अखिलेश जी बनवा रहे हैं इटावा में। तो कभी कोई जो नाखुश थे, हो सकता है आज की राजनीतिक परिस्थितियों में वो होते तो शायद वो भी खुश होते। ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन जो रियलिटी ये भी है कि नेहरू ने कुंभ में जाके डुबकी भी लगाई थी, कूद करके, जब अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। अब देखिए एक और मुद्दा ऐसा है SIR का, वो मुद्दा पश्चिम बंगाल की सियासत में लगातार गर्म है
और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में चुनाव भी होने, वहां पर काउंटडाउन चल रहा है इलेक्शन का। एफआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी लिखी। इसमें ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया अनियोजित है, अधूरी तैयारी और जल्दबाजी में की गई एक प्रक्रिया है। सीएम बनर्जी ने राज्य में एफआईआर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसे रोका नहीं गया तो इससे लोकतंत्र की नींव को नुकसान होगा। ममता बनर्जी ने एफआईआर पर लिखा कि बैकएंड से वोटर्स के नाम काटे गए। बंगाल में एफआईआर बिहार और दूसरे राज्यों से अलग है। किसी भी अवैध और मनमानी कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमिश्नर को जवाब देना चाहिए, जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। इधर ममता बनर्जी ने एफआईआर पर सवाल उठाया तो बीजेपी ने तीखा हमला बोला। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि टीएमसी को इस बार बंगाल के हिंदू ही भगाएंगे। वहीं दिलीप घोष ममता बनर्जी से पूछ रहे हैं कि उन्हें एफआईआर से इतना डर क्यों लग रहा है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी भूल गए हैं कि जनता की ताकत नहीं होती है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार को वहाँ के हिंदू पत्थर मार करके भगाएंगे, बंगाल के हिंदू। ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर एफआईआर बंद करने के लिए लगी हुई है। लगभग 1 करोड़ के आसपास नाम माइनस हो गया है, फिर भी अभी वो एफआईआर बंद करने के लिए 1 पॉइंट प्रोग्राम एफआईआर बंद करो। क्यों? आपको इतना डर क्यों है कि आप हार जाएंगे, एफआईआर पूरा हो जाएगा? तो अगर ऐसा है तो आपको हारना ही है। बंगाल के लोग इस बार हराएंगे, इसलिए पूरा देश में एफआईआर हो रहा है, खाली बंगाल में नहीं है। ममता बनर्जी की नींद छुटी हुई है, वो लगातार नई चिट्ठी पत्री, गाली गलौज, भतीजा दिल्ली तक पहुंच गए हैं, लेकिन एफआईआर होगा। और यहाँ की ये जो फॉल्स नेम है, जहाँ छप्पा वोट होता है, इस बार बंद होगा। एक विधानसभा में ऑलरेडी 30, 40, 50, 60, 70 हजार तक नाम फॉर्म में ही माइनस हो गया है और आगे भी बात होगा। जो लीड लेके टीएमसी जीता है वो इस बार माइनस हो जाएगा और जो जाली वोट से जीतते हैं वो भी माइनस हो जाएगा। अच्छा, ममता बनर्जी भी बड़ी हैरान करती हैं। अभी कल ही अभिषेक बनर्जी ये बोल रहे थे कि एफआईआर में जितने वोट कटे हैं वो सारे बीजेपी के वोट कट गए हैं। तो फिर ममता बनर्जी क्यों परेशान है? ममता बनर्जी क्यों कह रही हैं कि वोट काटे गए हैं और उनके वोट काट दिए गए हैं? गजब का कंफ्यूजन है। एक ही पार्टी से दोनों हैं, एक बुआ है, दूसरे भतीजे हैं। एक ही की ना बात सच हो सकती है। या तो ममता बनर्जी के वोट कट रहे हैं, या फिर बीजेपी के वोट कट रहे हैं, या फिर संशोधन जो हो रहा है, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अच्छा, आज एक खबर और है। आज ममता बनर्जी का जन्मदिन है। एफआईआर को लेकर छिड़ी हुई इस बहस में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में लिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं। अब जाहिर है यही कामना करेंगे। अब विनोद जी ये तो नहीं कामना करेंगे कि पश्चिम बंगाल में विजयी भव, सफलता मिले आप। देखिए, मैं आपको लेकिन इंटरेस्टिंग है इसी संदर्भ में एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। 1996 का लोकसभा चुनाव था और राज बब्बर जो अटल जी के खिलाफ लखनऊ चुनाव लड़ रहे थे। नॉमिनेशन के बाद राज बब्बर सीधे अटल जी के पास पहुंचे और उनको प्रणाम किया और कहा मुझे आशीर्वाद चाहिए। अब अटल जी कहा कल्याण भाव, तो उनका कि विजयी भाव का आशीर्वाद दीजिए, उन्हें वो जनता तय करेगी। तो बहुत अच्छा। तो वे भैया देखिए, एक परंपरा है कि प्रधानमंत्री वरिष्ठ नेताओं को, मुख्यमंत्री को, सांसदों को, जो भी होते हैं उनको बधाई देते हैं जन्मदिन की। आप देखिए राहुल गांधी को भी दी थी उन्होंने, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को दी थी, लेकिन वो सामान्य बधाई होती है कि भाई आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, दीर्घायु हो। अब विजयी भाव कैसे दे देंगे? वहां तो अभी जाकर प्रधानमंत्री जी प्रचार करेंगे। नहीं, लेकिन ये एफआईआर में वोट किसके कट गए सर? क्योंकि अभिषेक बनर्जी कुछ और बोल रहे हैं, ममता बनर्जी कुछ और कह रही है। देखिए, वो बहुत कंफ्यूजन है। अब हम लोगों ने सुना दिलीप घोष कह रहे हैं कि 1 करोड़ वोट माइनस हो गए। अब ये आंकड़ा कहाँ से आया 1 करोड़ वोट माइनस हो गए? कब 58 लाख वोट कटे हैं पहले चरण में एसआईआर में और 32 लाख लोगों को नोटिस किया हुआ है। तो जो ममता बनर्जी की चिंता है कि बैकएंड में नाम काटे जा रहे हैं, वो चिंता इसलिए हुई कि जिन 32 लाख लोगों को अनमैप्ड बता करके नोटिस भेजा गया। अनमैप्ड का मतलब ये होता है कि 2002 में जब आखिरी एसआईआर हुई थी उस समय आपका या आपके माता पिता का नाम नहीं मिला है। 2002 या 3 में जब 2002-3 में हुआ था एसआईआर तो नहीं मिला है, तो अनमैप्ड वोटर हैं। अब उनका कहना है वो हार्ड कॉपी लेके आ रहे हैं, उस समय के वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं इसमें देखिए मेरे माता पिता का नाम है, मेरा नाम है,
और सॉफ्टवेयर में नहीं है। और सॉफ्टवेयर में नहीं है, जो चुनाव आयोग का जो डिजिटाइज है उसमें नहीं है, तो चुनाव आयोग को रोकना भी पड़ा था एसआईआर एक दिन के लिए कि हम इसको ठीक कर रहे हैं। तो ये जो ममता बनर्जी की चिंता है वो बैकएंड में नाम कटने की है कि अगर हार्ड कॉपी में नाम है तो फिर चुनाव आयोग ने माना था कि कंप्यूटर में भी नाम होना चाहिए, तो वो एक समस्या है। और दूसरी बात जो 58 लाख नाम कटे हैं, भाई मर गए कोई आदमी तो उनका नाम निश्चित रूप से कटना चाहिए, जो अस्थायी रूप से शिफ्ट हो गए निश्चित रूप से नाम कटना चाहिए है। ये किसके वोटर हैं इससे क्या तय मतलब, बिल्कुल ठीक बात है, उसका नाम कटना चाहिए। अच्छा, एक और पॉलिटिकल बैटल है वो तमिलनाडु की है। बीजेपी अब तमिलनाडु में चुनाव प्रचार में लगी हुई है। अमित शाह तमिलनाडु में पुडुकोट्टई से तमिलनाडु में चुनाव प्रचार का आगाज कर चुके हैं। अमित शाह ने तमिलनाडु में एनडीए की जीत का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। रैली के दौरान अमित शाह ने मुख्यमंत्री स्टालिन पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, देश की सबसे करप्ट सरकार तमिलनाडु में है। डीएम की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, परिवारवाद हावी है। स्टालिन का सपना है कि वो अब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएं, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं होगा। ये स्टालिन की बात करना, ये बयान जो है, जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अजीत जी, यहाँ पर ही तो सनातन को डेंगू, मलेरिया, क्या क्या नहीं बीमारियों की उपमा दे दी गई और उनका स्टैंड अभी भी वही है। क्या बदल जाएगा? अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए, ये जो अमित शाह जो कह रहे हैं वो एक उनके जो ग्रास रूट की और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो ताना बाना बुन रहे हैं ये उस पर बेस्ड है। देखिए, वो बहुत बहुत बारीकी से वहाँ चुनाव का ताना बाना बीजेपी अपना बुन रही है। एक तो अन्ना डीएमके के साथ तालमेल किया गया, पहले अन्नामलाई जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी वजह से जो समस्या आ रही थी उसको दूर किया गया, उनको हटाया गया और अन्ना डीएमके ही में रहे नागेंद्रन को, वो जो नयनार नागेंद्रन को ले आकर के अध्यक्ष बनाया गया और उनके जरिए ये एक अलायंस हुआ। अब दूसरी कोशिश हो रही थी कि टीटीवी दिनाकरन को और जो पनीर सेल्वम को ले आया जाए, उन दोनों को भी, वो दोनों एनडीए छोड़ करके गए हैं। उसमें एक तीसरा, इस बार क्या है, बहुत क्राउडेड वहाँ का इलेक्टोरल सीन है। विजय जो सुपरस्टार हैं उन्होंने एक पार्टी बना ली है, उस पार्टी की वजह से जो टीवी के पार्टी है उसको बड़ा अट्रैक्शन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा, और वो विशुद्ध रूप से जो डैमेज करेगा डीएमके को करेगा। कांग्रेस अब इसमें अपना मौका देख रही है। कांग्रेस के बहुत सारे लोग, अभी अचानक एक बहस शुरू हो गई कि कांग्रेस को सरकार में क्यों नहीं शामिल करते हैं स्टालिन। कांग्रेस जब दिल्ली में सरकार बनाती है तो स्टालिन शामिल होते हैं, उनकी पार्टी शामिल होती है, तो हमको भी शामिल करो, नहीं तो हम अलायंस नहीं करेंगे। तो ये जो झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े की वजह से वहां बीजेपी को एक संभावना दिख रही है। बाकी तो आपने जो कहा वो एक टिपिकल द्रविडियन पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि वहां वो द्रविड़ पॉलिटिक्स ऐसी चलती है जिसमें 69% वहां आरक्षण है, पिछड़े, दलित, मुस्लिम, इनको मिला करके फिर वो सनातन पर अटैक करके अपनी एक पोजिशनिंग करते हैं। देखिए, अमित शाह के पास तो बंगाल का और तमिलनाडु का टास्क है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास क्या टास्क है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो कैसे टैकल करें।